The management of Baba Limited, Baba, is considering an investment project costing rupees 1,50,000 and it will have a scrap value of 10,000 at the end of its 5 years life. प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 1,50,000 रुपए 0 ईयर का। स्क्रैप कितनी होगी 5 साल के बाद 10,000। ट्रांसपोर्ट चार्ज एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी 5 in 25। ट्रांसपोर्ट चार्ज हो गया, इंस्टॉलेशन, ये वन टाइम एक्सपेंडिचर होते हैं जो बचपन में आपने कहीं सीखा होगा क्लास 11 एक्सेट्रा में कि वेन एवर द एसेट इज परचेज्ड दीज आर द एसोसिएटेड एक्सपेंसेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस टू बी एडेड बैक विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो ये 0 पीरियड में बेसिकली हमें आउटफ्लो के साथ ऐड करने हैं। If the project is accepted, a spare part inventory of rupees 10,000 must also be maintained. वर्ड पे फोकस कीजिए, इन्वेंट्री, ये वर्किंग कैपिटल का पॉइंट है। 0 ईयर में एक वर्किंग कैपिटल भी जा रहा है। It is estimated that spare part will have an estimated scrap value of 60% of the initial cost after 5 year। अब ये दिक्कत हो गई, जा कितना रहा है वर्किंग कैपिटल 10,000, आ कितना रहा है ओनली 60%, मीन्स 6,000 ओनली शैल कम। एंड हमें जानते हैं कि जितना नॉन रिकवर हो गया 4,000 उसके ऊपर आपको टैक्स सेविंग हो जाती है। देखते हैं उसका कहते हैं जी एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 170। हर साल का सेम हो गया, कहते हैं एनुअल रेवेन्यू 170 होगा। उसके अलावा लेबर का खर्चा, मटेरियल का खर्चा और मेंटेनेंस का खर्चा आर एस्टिमेटेड टू बी 15, 50 एंड 5,000। एनुअल रेवेन्यू हर साल का सेम, मटेरियल हर साल का सेम, लेबर हर साल की सेम और मेंटेनेंस एक्सपेंस भी हर साल का सेम। डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस फॉर 5 years विल बी एज फॉलोज। 5 साल की डेप्रिसिएशन निकालकर बता दी और 5 साल का टैक्स का अमाउंट भी आपको निकालकर बता दिया। यही तो कॉन्सेप्ट लिख कर आए हैं व्हेन द अमाउंट ऑफ टैक्स इज गिवन। क्वेश्चन कहता है इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट एट 12%। क्या करना है इवैल्यूएट मतलब क्या? IRR निकालें, डिस्काउंटेड पेबैक निकालें, क्या निकालें? सिखाया था व्हेनेवर द क्वेश्चन इज साइलेंट वी ऑलवेज हैव टू फाइंड आउट द NPV। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको फिर ये टैक्स वाला पॉइंट भी सिखाना है। आंसर नंबर 7। आंसर नंबर 7। एक तो 0 ईयर में बहुत सारी चीजें हैं तो एक 0 का आउटफ्लो निकाल कर रख लें। कंप्यूटेशन ऑफ आउटफ्लो इन 0 ईयर। जब भी ऐसे बहुत सारी चीजें हो तो बेटर रहता है कि अलग से निकाल कर रख लो, फिर जब NPV का शेड्यूल बनाएंगे तो वहां पर आप एक सिंगल फिगर जो है लिख देंगे जो भी हम यहां पर टोटल की निकालने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है बेटा? गिवन इन द क्वेश्चन 1,50,000। दैट सेज ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस आर 5,000। Installation expenses are 25,000। जो जो पैसा जा रहा है 0 में सारे डाल दो जी। स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री इज ऑल्सो देयर कॉस्टिंग रुपीज 10,000। ठीक है जी, इतनी चीजें 150 का ये है, 10,000 का 5,000 का ट्रांसपोर्ट चार्ज, 25,000 का इंस्टॉलेशन and a spare part inventory of 10,000। that's it। this becomes 1,90,000। ये हो गया आउटफ्लो इन 0 ईयर की बात। आगे बढ़ेंगे। आउटफ्लो का काम करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इनफ्लो को फाइंड आउट करना, बिकॉज वी आर गोइंग टू इवेल्युएट एज पर NPV एंड फॉर NPV वी नीड द कैश इनफ्लोज। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैश इनफ्लोज, कंप्यूटेशन ऑफ कैश इनफ्लोज। अभी क्वेश्चन में एनुअल रेवेन्यू सेम है, लेबर सेम है, मेंटेनेंस सेम है, मटेरियल सेम है, मतलब हर साल का जो अर्निंग बिफोर टैक्स है, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स एटलीस्ट वो तो सेम ही है, तो उसे पहले सेम निकाल कर रख देते हैं। कंप्यूटेशन कैश इनफ्लो, एनुअल रेवेन्यू कितना है बेटा? It said in the second last line of that para annual revenue is 1,70,000 and the 3 expenses are fixed. Okay, sorry. Then there is annual labor, same है 15,000, annual material it is 50,000 and annual maintenance is
5,000. So this value becomes 1 lakh. I can say this earnings before depreciation and tax. I can say it earnings before डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, क्योंकि ना तो इसमें से मैंने अभी तक डेप्रिसिएशन माइनस किया है और ना ही मैंने इसमें से टैक्स माइनस किया है। उसके अलावा जितने भी चीजें क्वेश्चन ने लिखी थी वो सारी हमने इसके अंदर जो है टेक इनटू अकाउंट कर ली। ये वाली चीज हर साल के लिए सेम है, इसलिए मैंने इसको सिंगल जो है कॉलम में ही कर दिया है रादर देन राइटिंग इट अगेन एंड अगेन। ओके, अभी इतना करने के पश्चात पहले आप इतना लिख लीजिए, देन वी मूव अहेड आगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो हो गया, पहले रफ में ही देखेंगे आगे। अभी आप जब क्वेश्चन में देख रहे हैं 5 साल का डाटा है, डेप्रिसिएशन और टैक्स देख रहे हैं, हर साल का डिफरेंट है डेप्रिसिएशन और टैक्स। मींस इसके बाद तो हमें कॉलम 5 बनाने पड़ेंगे हर साल के लिए एक। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट ईयर की बात करूं, लिखना मत अभी रब होगा, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 72,000, ये आ जाएगा 28, इसका नाम क्या होगा अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है ना। फिर आप कहोगे माइनस टैक्स 11,200 और ये आ जाएगा 16,800, ठीक है, ये हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर आप कहोगे डेप्रिसिएशन प्लस कर दो 72,000 का, तो ये आ जाएगा कैश इनफ्लो, दिस विल बी 88,800, ठीक है ना। ऐसा करते हो जो नॉर्मल हमारा प्रोसीजर है, लेकिन इसमें एक क्योंकि टैक्स का अमाउंट स्ट्रेट अवे गिवन है तो मैंने कहा था डेप्रिसिएशन बिकम्स इररेलेवेंट, ऐसा आपको लिखवाया था। अगर आप इसके सीधा टैक्स का अमाउंट माइनस कर देंगे ना 11,200, ये आपका क्या आ गया कैश इनफ्लो 88,800। समझ आई बात, सीधा ही आ गया, डेप्रिसिएशन ना माइनस किया ना प्लस किया, बिकॉज द अमाउंट ऑफ टैक्स इज गिवन। अगर हमें यहां पर रेट दिया होता उसके कारण ही तो सारा इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन अगर क्वेश्चन टैक्स का अमाउंट ही दे दे तो हमने सीधा सीधा कैश इनफ्लो तक पहुंच जाना है। एंड साथ में ये देखिए, कैन यू सी दिस मेथड नंबर 3 जो सीखा था कैश इनफ्लो निकालने का, कॉन्सेप्ट नंबर 2, बड़ी पुरानी बात होगी जी। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में जो तीसरा पॉइंट था वहां पर क्या कहते थे, यही तो कहते थे कि कैश इनफ्लो कैसे आ जाएगा, सिर्फ टैक्स, सिर्फ कैश वाली चीज माइनस कर दो। तो जब आपके पास ये सारी वैल्यूज होती हैं, है ना, हमारे पास क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है टैक्स भी दिया हुआ है, तो आप सिर्फ कैश वाली जो आइटम है उसे माइनस कर दो। तो इसीलिए डायरेक्टली कुछ ऐसा हुआ कि हमारे पास यही वाली वैल्यू स्ट्रेट अवे आ गई है वहां पर। सो हम इतना बड़ा कुछ नहीं करेंगे, सीधा टैक्स माइनस करेंगे और कैश इनफ्लो तक पहुंच जाएंगे। तो इसके बाद हमें ईयर वाइज करना होगा, क्योंकि हर साल का जो टैक्स का अमाउंट है वो आपका डिफरेंट है। ईयर लिख लेते हैं जी, पर्टिकुलर्स, और यहां ईयर 1 2 3 4 एंड 5। अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स कॉपी कर देते हैं जी सब जगह, इट विल बी 1 लाख। सीधा कर देंगे माइनस टैक्स विच इज गिवन टू अस 11,200, 22,720, 27040, 31360 एंड 39680। So it becomes earning after tax, or sorry, I must call it cash inflow.
ओके, ये आगे कैश इनफ्लो। एंड इफ वी रिमेंबर, मैंने आपको ये भी सिखाया कि जब आप इस तरह की स्टेटमेंट बनाकर कैश इनफ्लो निकालते हैं तो इन एनी ईयर इफ देयर इज एनीथिंग विच इज आउटफ्लो और इनफ्लो, उसको भी यहां पर ही हम एडजस्ट कर देंगे। क्वेश्चन में किसी और ईयर में तो नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर में जरूर है। एक तो स्क्रैप क्वेश्चन ने कहा था, सेकेंड लाइन में देखेंगे आप, लिखा है ना, एक प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट 150 है लेकिन स्क्रैप एट द एंड है 10,000, तो लास्ट ईयर में इसे हम ऐड कर देंगे। सिमिलरली स्पेयर पार्ट की रिकवरी, स्पेयर पार्ट की रिकवरी कितनी थी? क्वेश्चन ने कहा ओनली 60%, 10,000 गए थे, 60% आ जाएंगे। और ये आपको सिखाया था वर्किंग कैपिटल वाले पॉइंट में कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, वी ऑलवेज हैव टू एज्यूम दैट द वर्किंग कैपिटल शैल बी रिकवर्ड इन द लास्ट ईयर। तो यहां 6,000 आपका आ जाएगा। तो लास्ट ईयर का इनफ्लो जो है आपका 76,320 हो जाएगा, और बाकी सभी यही हैं जो हमने लिखे हैं। तो इसे बेटा आप नोट कर लेंगे, देन वी गो टू फाइंड आउट एनपीवी। So after finding these all values, let us go to find out the NPV, guys. Computation of NPV, and for this NPV schedule, year end, particulars, cash flow in rupees, PVF at question say 12% is the rate, and PVCF in rupees. Year end 0, 1, 2, 3, 4 and 5. In 0 year there is cash outflow. In all other years there will be cash inflow. जीरो ईयर का बेटा कैश आउटफ्लो हमने निकाला था 1,90,000, जहां तक मुझे याद है। एक बार दिखाते हैं, 1,90,000 बिल्कुल सही। और बाकी सब ईयर के रहे इनफ्लोज 88,800, 77,280, 72,960, 68,640 and 76,320. Finding out the rate at 12%. I am writing down all the values, you all keep copying.
Or if anybody is fast in calculations, it's best that you do your calculations yourself without looking at my calculation. $89,767 is positive. क्वेश्चन ने कहा था इवेल्युएट, हो गया जी इवेल्युएशन, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है. As the NPV is positive, this project must be accepted. Company X is forced to choose between two machines A and B. The two machines are designed differently but have identical capacity and do exactly the same job. मशीन ए के बारे में बताने जा रहे हैं. मशीन ए कॉस्ट ₹1,50,000 एंड विल लास्ट फॉर 3 years. जीरो पीरियड का खर्चा कितना हो गया? ₹1,50,000 और लाइफ कितनी है? 3 साल की. इट कॉस्ट ₹40,000 पर ईयर टू रन. ये हर साल का रनिंग खर्चा भी बता दिया गया. मशीन बी इज एन इकोनॉमी मॉडल कॉस्टिंग ओनली ₹1,00,000. मशीन बी सस्ती है, ₹1,00,000 की मिलेगी, लेकिन सिर्फ 2 ही साल चल पाएगी और इसकी जो कॉस्ट होगी रनिंग कॉस्ट पर ईयर है ₹60,000. These are real cash flows. The costs are forecasted in rupees of constant purchasing पर ignore tax. इन तीनों ही लाइंस को इग्नोर करना है. सिंपल. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 10%, यानी कि 10% पर हमें एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एक्सेट्रा चीजें कंसिडर करनी है. विच मशीन कंपनी एक्स शुड बाय. अगर इस क्वेश्चन को हम इंटरप्रेट करें तो क्वेश्चन में दोनों ही सिचुएशन आ गई, दोनों ही पॉइंट्स हमारे आ गए. एक तो क्वेश्चन में इनफ्लो का डाटा नहीं है, मशीन को खरीदने का खर्चा, मशीन को चलाने का खर्चा, सिर्फ यही चीजें गिवन है. और दूसरा पॉइंट, दोनों ही मशीन की लाइफ जो है सेम नहीं है. ये पहले की 3 year है तो दूसरी मशीन की लाइफ 2 year है. तो जो कॉन्सेप्ट अभी सीखा है वही इसमें बेटा अप्लाई हमें करना है. आंसर नंबर 11. सबसे पहले लिखते हैं जी मशीन ए computation of PVCO. Year and particulars, cash flow, PVF और better I must say annuity factor. The rate is 10% and this will be PVCO. इधर भी कैश फ्लो की बजाय बेटर है वर्ड लिख लेते हैं कैश आउटफ्लो, बिकॉज सभी जो हैं कैश आउटफ्लो ही रहने वाले हैं. ठीक है ना, इनफ्लो तो कोई है ही नहीं, इसलिए कैश फ्लो को लिख के कैश आउटफ्लो ही लिख देते हैं. ईयर एंड 0, ऑब्वियसली देयर इज आउटफ्लो of ₹1,50,000, annuity factor being 1, and then for 3 years it said machine will take 40,000 per year to run. 3 साल का एन्युटी फैक्टर 2.487, 99,480, ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ पीवीसीओ मशीन ए. बहुत ही आसान क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आउटफ्लोज का डिटेल है, तो उस आउटफ्लो से आप पीवीसीओ निकाल लेंगे. सेम स्टेटमेंट जैसे एनपीवी का बनता है वैसे बनेगा, सिर्फ इनफ्लो कोई नहीं है. Similar work shall be done for machine B.
For the machine B, there is outflow of rupees 1 lakh in 0 year, and then for 2 years there will be outflow of rupees 60,000. Please, please, please. Please note it down, beta. For both the machines, we have find out the PVCO. ओके, अगर आप इन दोनों को देखें तो मशीन ए का पीवीसीओ ज्यादा है एज कंपेयर टू मशीन बी, लेकिन एज आई अर्लियर सेड इसके बेस पर डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि दोनों का लाइफ डिफरेंट है. व्हाट वी नीड टू डू, कंप्यूटेशन ऑफ इक्वलाइज्ड पीवीसीओ फॉर बोथ द मशीन्स. कंप्यूटेशन ऑफ equalized PVCO. So machine A, machine B. Formula is PVCO upon annuity factor at R% for n years. अगर बात करें मशीन A की, मशीन A का है PVCO 249480 एंड एन्युटी फैक्टर कितना था बेटा? 3 इयर्स की लाइफ है, एन्युटी फैक्टर वाज 2.487 डिवाइड बाय 2.487. फॉर द अदर मशीन PVCO is 204160 and the annuity factor for 2 years is 1.736. This will be 1,314 and 1,17,604. और अभी हम क्लियरली देख सकते हैं कि मशीन बी जो है उसका इक्वलाइज्ड पीवीसीओ जो है वो ज्यादा है, तो मशीन ए का जिसका कम है वो सिलेक्ट होना चाहिए. अगर विदाउट इक्वलाइज्ड पीवीसीओ देखें तो मशीन बी का कम है, मशीन बी सिलेक्ट हो जानी चाहिए. मशीन ए का तो ज्यादा है पीवीसीओ, लेकिन इक्वलाइज्ड के केस में पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है. एज द इक्वलाइज्ड पीवीसीओ इज लेस, in case of machine A, so company X should buy machine A. RTP November 2013. 16th question was given by the institute in RTP November 13. Let us deal with this question.
अ मशीन परचेज्ड 6 years बैक, 6 साल पहले खरीदी थी, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ओल्ड हो गया, हैज बिन डेप्रिशिएटेड टू अ बुक वैल्यू ऑफ 90,000, आज की डेट में बुक वैल्यू है 90,000, ओरिजिनली हैड अ लाइफ ऑफ 15 year, 6 साल चले गए, 15 साल की टोटल लाइफ थी, तो कितने रह गए होंगे 9 years, एंड 0 सैल्वेज वैल्यू। स्टार्टिंग में जब खरीदी तो लगा था लाइफ 15 साल होगी, लास्ट में 15 साल के बाद जो सैल्वेज स्क्रैप होगी वो 0 होगी। न्यू मशीन जो अब लेना चाह रहे हैं उसकी कॉस्ट है 2.5 लाख, रिजल्ट इन रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 30,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 9 year। फायदा क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है वो 30,000 रुपए से कम हो जाएगी। ओल्डर मशीन कुड बी सोल्ड फॉर 50,000, ये आज की डेट में अगर बेचोगे तो 50,000 मिलेंगे। न्यू मशीन शैल ऑल्सो बी डेप्रिशिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन 9 year लाइफ विद सेल्वेज वैल्यू 25,000। ये न्यू मशीन का बता दिया कि उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी 25,000। टैक्स रेट है 50%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, डिटरमाइन वेदर द ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड और नॉट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 9th year 0.424 एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 एट 10% फॉर 8 years। इसका बाद में बताता हूं जी, आपको बड़ी गंदी गेम खेली थी क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन करना है 1 minute। इट्स बेटर, व्हाट इज बेटर if I take that space। आंसर नंबर 16 जी, आंसर नंबर 16। First of all, let us frame those two lines. So question said machine was purchased 6 years back for ₹1,50,000, depreciated of book value of 90,000. 6 years have gone, the balance life is 9 years now. New machine will cost, it says, 2,50,000 and result in reduced operating cost for the next 9 years. Old machine could be sold for ₹50,000, but if sold here it will have a scrap of 0, whereas new machine will have a scrap value 25,000. That's it. Tax rate है 50%, cost of capital 10%. We have to solve it। बना लीजिए लाइंस जल्दी से। एंड देन कमिंग टू दी नोट 1। ओके, करिए बेटा स्टार्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। So cost of new machine is equal to 2,50,000 minus scrap of old machine 50,000। कॉस्ट ऑफ न्यू है 250, स्क्रैप ऑफ ओल्ड है 50,000। और उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में बुक वैल्यू है, हमारे पास बुक वैल्यू है 90, स्क्रैप है 50, ज्यादा की थी कम में बेच दिया तो लॉस हो गया, जिसके ऊपर आपको होगा टैक्स सेविंग। और क्योंकि फायदा है तो यहां से माइनस कर देंगे, टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस 90,000 माइनस 50,000 इंटू टैक्स रेट विच इज 50%। इंक्रीमेंटल आउटफ्लो आ जाता है बेटा 1,80,000। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, और आइडियल सिचुएशन तो ये है कि जब आप अपने घर पर अगर पेन ड्राइव स्टूडेंट हैं, वर्चुअल में नहीं देख रहे, तो जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसको स्टॉप करके पॉज करके पहले खुद से फटाफट से रफ में कर सकते हो। नहीं तो वैसे तो होमवर्क मिलता ही है प्रैक्टिस के लिए, बट यस कई बार उत्सुकता होती है, एक्साइटमेंट होती है, हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारा आंसर भी ठीक आता है। जैसे लाइंस मैंने बनाई है तो आप पॉज कर दो, खुद से वो लाइंस बनाओ, उसके बाद चेक करो कि क्या आपकी जो वैल्यूज है उन लाइंस में वो मेरी वैल्यू से मैच करती भी हैं या नहीं करती हैं। चलिए नोट 2,
इंक्रीमेंटल इनफ्लो कौन से वाला? ऑपरेटिंग वाला। न्यू मशीन को लेने से क्या फायदा था? जो वर्ड बोले थे क्वेश्चन है, रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय 30,000 माइनस कर देंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 50%, दैट इज 15,000। सो नेट इनफ्लो शैल बी 15,000। ये आ गया आपका नोट 2 कि हर साल हमें ऑपरेटिंग जो फायदा है आफ्टर टैक्स वो होगा 15,000 रुपए का। इसके बाद बनाएंगे बेटा नोट 3, इंक्रीमेंटल इनफ्लो ड्यू टू डेप्रिसिएशन। पहुंच जाइए यहां तक। फर्स्ट नोट का आंसर आ चुका है 1,80,000, सेकेंड नोट का आंसर आ चुका है 15,000, और तीसरा नोट करने के लिए हम तैयार हैं, जिसमें सबसे पहले वी नीड डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड मशीन, जिसका फॉर्मूला है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है जी? 90,000 माइनस स्क्रैप विच इज 0 डिवाइड बाय लाइफ विच इज 9 ईयर्स, 10,000। डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन इज इक्वल टू, न्यू मशीन का बच्चे ओरिजिनल कॉस्ट देखेंगे लाइंस में 2,50,000 और स्क्रैप एट द एंड है 25,000 डिवाइड बाय लाइफ दैट इज 9 ईयर्स। इट अगेन गिव्स यू अ वैल्यू ऑफ 25,000। 25,000 रुपए की डेप्रिसिएशन आ जाएगी ऑफ न्यू मशीन। दोनों डेप्रिसिएशन आपके पास हैं। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हम निकाल सकते हैं 25,000 माइनस 10,000, and finally incremental cash inflow due to this tax saving, please note, shall be 7,500. नोट नंबर 4 बनाते हैं बेटा, इंक्रीमेंटल इनफ्लो ड्यू टू स्क्रैप। नोट 4, इंक्रीमेंटल इनफ्लो ड्यू टू स्क्रैप, जिसमें हमें छोटा सा ही काम करना है, स्क्रैप ऑफ न्यू में से स्क्रैप ऑफ ओल्ड मशीन को माइनस करना है। सो स्क्रैप वैल्यू ऑफ न्यू मशीन इज इक्वल टू 25,000 minus scrap value of old machine which is 0, so it comes as 25,000. so easy। ठीक है, स्क्रैप का पॉइंट तो अब तक बहुत आसानी चलता जा रहा है। चारों नोट बन गए हैं, सारे कैश फ्लो आइडेंटिफाई हो गए हैं। वी नाउ shall proceed to find out the incremental NPV with the help of schedule।
similar type of columns. So in 0 year there is incremental outflow and the value was 1,80,000. In 1 to 9 years, from note number 2 we found out the operating inflow as 15,000. Then incremental inflow due to tax saving on depreciation we found out as 7,500, and in the 9th year there was incremental inflow due to scrap which was 25,000. PVF oblique annuity factor at 10% is 1. No problem in this. अब यहां पर बहुत अच्छा पॉइंट है जी, ये देखिए जरा, एक बार आ जाइए प्लीज, उसके बाद नोट करते हैं। क्वेश्चन चल रहा है जी 16। क्वेश्चन में जब ये वैल्यूज दी होती है तो ऑब्वियसली हम इन वैल्यूज को यूज करते हैं, अपना समय जाया नहीं करते। 9th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.424 जो कि स्क्रैप के लिए किया जाएगा यूज। जहां तक एन्युटी फैक्टर की बात है, दिया हुआ एन्युटी और देखते ही हम बच्चे इस वैल्यू को उठाकर कॉपी कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन कितना गंदा प्ले कर रहा है आपसे। कहता ये ना 8 साल का है, ये क्या मजाक हुआ, हमें तो चाहिए 9 साल का, 9 साल का एन्युटी फैक्टर चाहिए, 8 साल का दिया हुआ है जानबूझकर। क्वेश्चन चाहता है कि आप गलती करो, आपको करना क्या, ये 8 साल का एन्युटी फैक्टर है, इसमें ये 9वें साल का भी पीवीएफ जब आप ऐड कर लेंगे तो जाकर ये बनेगा 9 साल का एन्युटी फैक्टर। समझ में आई बात? तो जब भी क्वेश्चन में ये गिवन हो फैक्टर, ऐसे कॉपी मत करना, पहले पढ़ लेना थोड़ा सा कि कितने साल का एन्युटी फैक्टर है, कौन से साल का पीवीएफ है। तो 9th ईयर का पीवीएफ अलग दे दिया, 8 साल का एन्युटी फैक्टर दे दिया, इन दोनों को टोटल करोगे तो 9 ईयर्स का एन्युटी फैक्टर आपका बन जाएगा। वापिस आते हैं जहां हम क्वेश्चन कर रहे थे, ये लीजिए, इसको कंप्लीट करते हैं। सो लास्ट ईयर का तो पीवीएफ सही है, बाकी 5.335 में प्लस कर देंगे 0.424, सो दिस विल बी 5.759, 5.759। इंक्रीमेंटल एनपीवी आ रहा है नेगेटिव, तो क्लियर है हमारा कंक्लूजन कि भाई मशीन को रिप्लेस मत कीजिए। एज द इंक्रीमेंटल एनपीवी इज नेगेटिव, सो ओल्ड मशीन should not be replaced। प्लीज बेटा नोट कीजिए। So it says a supermarket intends to open a canteen for the use of its customers because it considers that this facility will attract more customers। Okay, तो एक सुपरमार्केट है, ग्रोसरी स्टोर एक्सेट्रा, आप जाते हैं सामान लेने के लिए, तो उन्हें लग रहा है कि अगर हम एक कैंटीन ओपन करते तो जो कस्टमर आते हैं सामान वगैरह खरीदने के लिए, एक तो सुपरमार्केट का फायदा भी हो जाएगा कि बिक्री होगी, पैसा आएगा ऑब्वियसली, और कस्टमर्स थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे कि चलो यार वहां से सामान लेने चलते हैं और कुछ खा भी आएंगे। आगे देखते हैं। इनिशियल कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज ₹3 लाख। ठीक है,
स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट होता है 0 ईयर या कैश आउटफ्लो हम कह सकते हैं 3 लाख है। लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इज 5 ईयर। इक्विपमेंट गलती से क्वेश्चन में फ्रेम हो गया होगा जहां से मैंने लिया, तो लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज बेसिकली 5 ईयर विदाउट एनी रेजिडुअल वैल्यू। फंड्स रेज्ड आर टू बी रीपेड ओवर 5 ईयर्स एट 15% इंटरेस्ट पर एनम। ये लाइन क्वेश्चन में बहुत ही वेग लाइन है, क्वेश्चन ने कहीं पर भी नहीं बताया कि कितना पैसा आपको रेज करना है नहीं करना। तो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था इस लाइन को इग्नोर किया गया था। हम भी इस लाइन से कुछ खास जो है इंटरप्रिटेशन नहीं निकालेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट ₹60,000 per annum, एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5,000 एवरी ईयर। तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन या तो अलग अलग बता देगा, वेरिएबल कॉस्ट इतना है, फिक्स कॉस्ट इतना है, एडवर्टाइजमेंट इतना एक्सेट्रा, या फिर कंसोलिडेटेड। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फिगर आपको बताई कि ऑपरेटिंग कॉस्ट है 60,000, लेकिन ये इंक्रीज होती जाएगी हर साल 5-5 हजार से। वर्ड क्या लिखा है, एट द रेट ऑफ 5,000 एवरी ईयर। तो पहले 60 है, फिर 65,000, 70,000, 75,000 एंड सो ऑन। It is proposed to fix the price of items in such a way, जो सामान कैंटीन में बिकेगा, कहते it is proposed to fix the price in such a way, ऐसे हम प्राइस फिक्स करना चाहते हैं कि जो सेल्स होगी ओवर द 5 ईयर पीरियड, जो 5 साल के दौरान आप टोटल सेल्स करोगे, इट कवर्स द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 लाख एंड ऑल्सो ट्वाइस द ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये आपको सिचुएशन बता दी जो मैंने कहा था। आप आइटम्स का प्राइस ऐसा रखना चाहते हैं कि 5 साल में जो सेल होगी ना, एक तो वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर करे 0 पीरियड वाली, प्लस जो 1, 2, 3, 4, 5 ईयर के ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसका दुगुना कवर करे। ओके, सेल्स इन ईयर 1 आर एक्सपेक्टेड टू बी 50% ऑफ फुल लेवल। अगर मैं कह दूं कि टोटल सेल है X रुपीज की, तो पहले साल में 0.5x है, ईयर 2 में 75% ऑफ फुल लेवल मींस 0.75x, एंड लिखता है सेल्स विल पिक अप एट फुल लेवल फ्रॉम 3rd ईयर। तीसरे, चौथे और 5वें साल में पूरा अमाउंट जो है यानी कि x रुपीज का सेल्स होगा। इग्नोर टैक्स। वाओ, अब देखो आप लोगों को एक बार लगता होगा कि कुछ क्वेश्चन में टैक्स गिवन नहीं होता तो मैं खुद से जो है टैक्स को एज्यूम कर लेता हूं। अगर क्वेश्चन में इग्नोर टैक्स लिखा है ना, फिर तो आपने एज्यूम भी नहीं करना। अगर इग्नोर टैक्स नहीं लिखा और टैक्स भी नहीं दिया, मतलब मान लो इस क्वेश्चन में टैक्स तो है ही नहीं ना, टैक्स का रेट तो गिवन ही नहीं है, अगर ये वाले वर्ड्स भी ना लिखे होते इग्नोर टैक्स, इन दैट केस आइडियली वी मस्ट एज्यूम द टैक्स रेट टू बी -%। अपनी मर्जी से कुछ भी मान के आपको लेना चाहिए टैक्स। अब जैसे इग्नोर टैक्स इसने कह दिया, मतलब डेप्रिसिएशन वगैरह तो टोटली इररेलेवेंट हमारे लिए हो जाता है। क्वेश्चन कह रहे जी फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम्स सोल्ड एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 15% इज गिवन बिलो। ठीक है, 15% का ये आपको दिया है, मतलब क्लियर है डिस्काउंटिंग रेट जो है वो 15% है। सो लेट अस स्टार्ट। थोड़ा सा नया क्वेश्चन ही रहेगा आप बच्चों के लिए, देखते हैं कैसे इसको किया जाएगा। कम ऑन, 1 मिनट। आंसर नंबर 30। Computation of sales for 5 years। क्वेश्चन यही तो बोला है कि 5 साल की जो सेल्स होगी दैट शुड बी इक्वल टू दी ऑपरेटिंग कॉस्ट ट्वाइस प्लस 0 ईयर का आउटफ्लो। तो पहले 5 साल की सेल निकालते हैं, फिर दूसरी चीज निकालेंगे कॉस्ट वाली, और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। देखिए, लेट द सेल्स एट 100% लेवल फॉर अ ईयर इक्वल टू ₹X। अगर मैं ये मान लूं कि पूरे 100% पर अगर मैं सेल करूं एक साल में तो होती है X रुपीज, तो हमारी हर ईयर की जो है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आ जाएंगी। सो आई कैन राइट डाउन ईयर एंड, पर्टिकुलर्स, कैश फ्लो, PVF at 15% and present value of cash flow। फर्स्ट ईयर से सेल्स स्टार्ट होंगी,
पर्टिकुलर्स में तो सेल्स ही आएगा. इफ यू वांट टू मिस दिस यू कैन इवन स्किप दिस कॉलम बिकॉज हेडिंग में लिख ही दिया है सेल्स. कैश फ्लो. टोटल सेल्स एट 100% लेवल है एक्स. पहले साल में क्वेश्चन कहते हैं इट विल बी 50% ऑफ फुल लेवल, तो 0.50x, सॉरी ओनली इन फर्स्ट ईयर. इन सेकेंड ईयर इट सेड 75% ऑफ फुल लेवल 0.75x and it says sales will pick up at full level from third year. Third, fourth and fifth में XXX. PVF at 15% is given in the question 0.87, 0.756, 0.658, 0.572 and 0.497. ठीक है. मल्टीप्लाई कर दीजिए, पीवीसीएफ की वैल्यूज आएंगी. इतना नोट कीजिए, हमारा सेल्स का इनफ्लोज का डाटा तो रेडी है. Sorry, this first value is 0.435x. Total 2.729x. So it was the data with respect to the inflows. Now computation किसकी करते हैं? जो कॉस्ट आपने रिकवर करनी है. So let us write down the heading computation of cost to be recovered. Year end particulars. Cash flow means operating cost, or I must say cash flow means cost, and cost to be recovered. Cost to be recovered, कितना रिकवर करना है? Present value factor at 15% and it will give the present value of cash flow. बना लीजिए कॉलम, समझ आ जाएगा, घबराइए नहीं. There are it will now start from 0 because we have to recover the original initial cost also. 0, 1, 2, 3, 4 and 5. In 0 year there is cost of project, whereas in all the other years there is operating cost. ठीक है ना, सिर्फ कैश आउटफ्लो मत लिख देना, कैश आउटफ्लो में भी डिफरेंस है वर्डिंग में. 0 ईयर में जो जा रहा है वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, बाकी हर साल में जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट है. ध्यान से देखिए,
नोट करने का एज यूजुअल समय आपको मिलेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है? 3 लाख रुपए। ₹3 लाख। और मैं माइनस का साइन नहीं लगा रहा बिकॉज सारा डाटा कॉस्ट का ही है। ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करूं, पहले साल में क्वेश्चन ने कहा वैल्यू होगी 60,000 एंड इट सेड इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5,000 एवरी ईयर। 60 से 65, फिर 70, फिर 75 और अंत में 80,000 हो जाएगा। अब अगला कॉलम देखिए, यूजुअली तो क्या होता है जो कैश फ्लो है इसी को पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन ने सिचुएशन ये दी है कि आपको करना क्या है कि 5 साल की जो सेल है ना, ये वैल्यू जो निकालती 2.729x, इसको किसके इक्वल करना है? इनिशियल कैश इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट प्लस ट्वाइस द ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो जो आपको रिकवर करना है ये तो पूरा ही रिकवर करना है, लेकिन जो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसका 2 टाइम्स रिकवर करना है। 120, 130, 140, 150 एंड 160,000, ये आपको रिकवरी इनकी करनी है। उसके बाद ही आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको पीवीएफ के साथ। Please note this table also, guys. ठीक है, अभी आपको क्या करना, ये हमने 5 साल का सेल्स भी निकाल लिया और उससे करना क्या है, इतनी कॉस्ट रिकवर हमें करनी है। तो नाउ वी विल इक्वेट दीज टू। 2.729x इज इक्वल टू 760,120। हम चाहते हैं कि जितनी ये कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं इतनी सेल्स हो मेरी, और सेल्स में मुझे अपनी वैल्यू निकालनी की हर साल मैं कितने सेल्स करूं। तो यहां से यू कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ x विच इज 278,534 रुपीज। मतलब जो सेल्स है दैट हैज टू बी 278,534। तो यही क्वेश्चन ने कहा था फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम्स सोल्ड। सेल्स एट 100% लेवल इज इक्वल टू 278,534 रुपीज। तो दिस इज द थिंग विच क्वेश्चन वांटेड। लिख लेंगे आइए इसका हिस्ट्री। इट वॉज आस्क्ड बाय आईसीआई एंड आईपीसी नवंबर 2012 फॉर 10 मार्क्स। नवंबर 2012 फॉर 10 मार्क्स ये क्वेश्चन पूछा गया था। इट सेज एसएस लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ न्यू ऑटोमेटिक मशीन विच विल कैरी आउट सम ऑपरेशंस
एट प्रेजेंट परफॉर्म बाय मैनुअल लेबर। तो एक नया ऑटोमेटिक मशीन खरीदना चाहते हैं, वो ऐसा काम करेंगे जो पहले मैनुअल लेबर कर रही थी। तो हमारे पास दो मॉडल अवेलेबल हैं, ठीक है जी, ये डिटेल्स आ गई इनकी, मशीन पी मशीन क्यू। कॉस्ट ऑफ मशीन इज 20 लाख एंड 25 लाख, वर्किंग लाइफ दोनों का है 5 साल। देन इट सेज एस्टिमेटेड सेविंग इन वेजेस, सेविंग इन एक्सपेंस, तो जब खर्चे होता है वो आउटफ्लो है, खर्चे में सेविंग होती है तो दैट इज एन इनफ्लो। तो हर साल का है, वर्ड लिखा है पर एनम, तो 7 लाख एंड 9 लाख इनफ्लो। एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप पर एनम, यहां पर गलती क्या होती है बच्चों की, जैसे ही देखा स्क्रैप तो लगता है यार ये तो लास्ट ईयर वाली आइटम है, ये लास्ट ईयर वाला स्क्रैप नहीं है, क्वेश्चन बड़े क्लियर लिखा है पर एनम। जैसे मशीन में कोई चीज प्रोसेस हो रही है तो उसके कारण जो कुछ स्क्रैप बचता होगा उसको हम सेल करके आएंगे तो उसका हमें जो है रिटर्न आता रहता है। जैसे कि आप घर पे मान लीजिए न्यूज़पेपर लेते हैं, आप एज अ स्क्रैप उसको सेल कर देते हैं, और जिनके घर में पी जाती है जी वहां पे वो बोतलें भी बेची जाती हैं, ठीक है जी, तो वो भी क्या है, वो स्क्रैप के तौर पर आप बेचते हो। तो वो स्क्रैप एसेट का स्क्रैप नहीं है, ये पर एनम वाला स्क्रैप है, राइट। सेविंग इन स्क्रैप पर एनम, तो ये भी आपका क्या रहेगा, एक इनफ्लो रहेगा। देन इट सेज एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल पर एनम, ये आपका आउटफ्लोज हो गए दोनों। एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर पर एनम, जो भी पर एनम वाली चीज है मतलब वो आपका इनफ्लो या आउटफ्लो में काउंट होगी ही होगी, और हर साल होगी। ये दोनों आपके आउटफ्लो हो गए, पहले दोनों इनफ्लो थे। अगेन इट सेज एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट, तो ये तीनों कॉस्ट हैं आपकी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगेन पर एनम। तो ये 3 हैं आपके आउटफ्लोज और ये 2 हैं आपके इनफ्लोज जिनको आपने करना है कंसिडर। देन इट सेज डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंगली। टैक्स रेट है 30%, रिटर्न में भी टेकन एट 12%, मतलब पीवीएफ, और ये लास्ट में दिया हुआ है आपको 12% पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 2 3 4 5 एंड 6 ईयर्स। लाइफ भी कितनी दोनों की, अरे लाइफ तो 5 ईयर थी, ठीक है, 6 साल का आपको फैक्टर जाकर दे दिया। देन इट सेज इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव्स बाय कैलकुलेटिंग द पे बैक, एआरआर एंड पीआई। तो आपको दोनों ही प्रोजेक्ट में इवेल्युएशन करना है और बताना है कि कौन सा मशीन जो है चूज किया जाए, तीनों मेथड के अकॉर्डिंगली। पहले पेबैक के अकॉर्डिंगली लोअर द बेटर, देन एआरआर मतलब हायर द बेटर, एंड देन पीआई मतलब हायर द बेटर। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पहले और तीसरे के लिए मतलब पेबैक और पीआई के लिए आपको चाहिए कैश फ्लो, वेयर एज फॉर एआरआर यू नीड दी पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन साथ में ये अच्छा है कि दोनों ही मशीन का जो हर साल का इनफ्लो है जो आप फाइंड आउट करोगे भी पैट या इनफ्लो, वो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि ये जो वैल्यू लिखे पर एनम तो हर साल सेम है वैल्यूज बिल्कुल, मशीन ए की, पी की और मशीन क्यू की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट। यहां मैं इसको जो है अंजाम देता हूं जी। आंसर नंबर इज 40। लेट्स स्टार्ट गाइज। आंसर नंबर 40। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्यूट दी डेप्रिसिएशन। एक बार डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लेते हैं, उसके बाद पैट और कैश फ्लोज। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, मशीन पी मशीन क्यू। क्वेश्चन में देर इज नो स्क्रैप वैल्यू, तो बहुत ही आसान हो गया। फॉर्मूला तो होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, but there is only original cost. 20 lakh minus 0 upon 5, it will give us 4 lakh rupees, whereas 25 lakh minus 0 upon 5, it will give us 5 lakh rupees. ये आ जाते हैं डेप्रिसिएशन, फटाफट से लिख लेंगे बेटा, और उसके बाद बढ़ रहे हैं आगे। कंप्यूटेशन ऑफ पैट एंड कैश इनफ्लोज। particulars machine P and machine Q। पैट एंड कैश इनफ्लोज करने हैं बेटा कंप्यूट, स्टार्टिंग विद एस्टिमेटेड सेविंग्स इन, इट्स सेड एस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस पर एनम 7 lakh एंड 9 lakh। उसके बाद प्लस एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप पर एनम 60,000 एंड 1 lakh, देन माइनस एस्टिमेटेड additional cost of indirect
मटीरियल पर एनम 30,000 एंड 90,000, ये दोनों माइनस वाली चीज स्टार्ट हो गया। पहले दोनों पॉजिटिव थी, इनफ्लोज थे, आपको सेविंग हो रही थी, लेकिन अब खर्चा हो रहा है, एडिशनल कॉस्ट पड़ रही है। देन माइनस एस्टिमेटेड additional cost of indirect labor per annum 40,000 and 50,000. Then estimated additional cost of repairs and maintenance per annum 45,000 and 85,000. अभी क्वेश्चन में जितने भी खर्चे और जितनी भी सेविंग थी वो सब हमने लिख लिए। अभी तक देखो हमने इसमें डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा का जो पॉइंट है वो ट्रीट नहीं किया है, मतलब और टैक्स भी नहीं किया। तो आई कैन से दैट दिस इज अ काइंड ऑफ अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। आई कैन से दिस इज अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। आप नोट करते ना, मैं इनका वैल्यूज लिखता हूं निकालकर। 7 लाख प्लस 60,000 देन माइनस 1,15,000. It will be 6,45,000. On the other hand, 9 lakh plus 1 lakh minus 140 and 85. It will give you 7,75,000. यहां तक लिखिए बेटा, ये आ गया आपका अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। और इसमें से अभी हमें करना है सबसे पहले माइनस डेप्रीसिएशन। ध्यान दें, डेप्रीसिएशन में निकाला था पहले वाले मशीन का 4 लाख एंड दूसरे मशीन का 5 लाख। सो 4 लाख एंड 5 लाख को यहां से कर देते हैं डिडक्ट। आप पहुंच जाएंगे अर्निंग्स बिफोर टैक्स यानी कि EBT 2,45,000 एंड 2,75,000, जिसमें से फर्दर टैक्स माइनस करेंगे। रेट बीइंग गिवन बाय द क्वेश्चन 30%। टैक्स करते हैं इसमें से माइनस एट 30%, विल बी लेफ्ट विद अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 2,45,000 इंटू 30%, बैलेंस 171,500 इन द अदर केस। वैल्यूज आ जाएंगी ऐसे, और इसमें वापस से ऐड कर देंगे बेटा डेप्रिसिएशन को, तो यू विल रीच द फिगर ऑफ कैश इनफ्लो। $571,500 and $692. 500. Please note it down beta.
ओके गाइस, सो इतना करने के बाद सबसे पहले आइए करते हैं ARR, या चलो छोड़ो, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स गो अहेड विद द सेम ऑर्डर। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछता है पे बैक पीरियड, मशीन P, मशीन Q। पे बैक पीरियड में हम यूजली बनाते थे स्टेटमेंट शोइंग क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, लेकिन अगर हर साल का कैश इनफ्लो सेम होता तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता था जो कि था कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और डिवाइड कर देते थे किससे, एनुअल कैश इनफ्लो से। इन दिस क्वेश्चन क्योंकि हर साल का कैश इनफ्लो सेम है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। मशीन P की बात करें तो इनका कॉस्ट है 20 लाख रुपए डिवाइड बाय annual cash inflow which is 571,500, whereas for machine Q it will be 25 lakh divided by 6,92,500। कंप्यूटेशन आपको आता है पे बैक का करना, 20 लाख डिवाइड बाय 57150, 3 point something means 3 years to 12, 6 months approximately, 3 years and 6 months, whereas for the other machine 25 lakh divided by 692,500, there are 3 years, 7 months and 10 days। ये है इनका पेबैक बेटा फॉर मशीन P एंड Q। एंड क्वेश्चन ने कहा था इवेल्युएट द अल्टरनेटिव बाय कैलकुलेटिंग दीज 3, तो मीन्स यहां पर हम अब रैंकिंग भी दे सकते हैं। रैंकिंग लोअर द बेटर है तो रैंक 1 and rank 2 in this manner we shall give to the machines, or I can say projects, right? Please note, then move to second part, इसे नोट कीजिए and then we go to the ARR। Average rate of return or accounting rate of return, the formula is average PAT upon average investment into 100। एवरेज पैट का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज हर साल कितना कमाओगे, और यहां तो पैट सेम ही है हर साल, तो ये भी आसान काम हो गया बहुत ही आपके लिए। 171,500 डिवाइड बाय समथिंग इनटू 100, एंड दूसरे प्रोजेक्ट के लिए है 192,500 का EAT, तो 192,500 अपॉन समथिंग इनटू 100। ये समथिंग क्या है जी, एवरेज इन्वेस्टमेंट, जो कि कैसे आता है, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस सल्वेज डिवाइड बाय 2, एंड इधर ओरिजिनल कॉस्ट प्लस सल्वेज डिवाइड बाय 2 मीन्स द वैल्यू शैल बी over here 10 lakh and over here it shall be 12,50,000 as average investment. This will be 17.15% and on the other side it will be 15.40% guys. So ये है आपका ARR, इसे भी कर लेंगे नोट for both the projects. लास्ट पॉइंट पर आते हैं जहां हमें निकालना है, क्वेश्चन का है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, लेकिन उससे पहले यहां रैंकिंग एक बार कर देते हैं। रैंकिंग हायर द बेटर वाला कॉन्सेप्ट चलता है ARR में, तो रैंक 1 टू मशीन ए एंड रैंक 2 टू मशीन बी। चलिए नाउ कम टू द थर्ड पार्ट वेयर वी नीड टू फाइंड आउट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, that is PI. We know the formula for this is PVCI upon PVCO. But for this, first of all, we should find out PVCI. PVCI हमारे पास नहीं है। PVCI का मतलब टोटल चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस PVCI। कैसे आता है जी PVCI? वी नो दैट जो भी आपका वैल्यू होगा
Yeah, let us write on the formula first. Cash inflow multiply by annuity factor at R% for n years, and on the other side also cash inflow into annuity factor at R% for n years. नाउ कैश इनफ्लो है कितना जी पहले वाले प्रोजेक्ट का? अगर आपने लिखा बिल्कुल है 571,500 इंटू आई नीड एन्युटी फैक्टर एट 12% फॉर 5 years. On the other side I need 692,500 into एन्युटी फैक्टर एट 12% फॉर 5 years. तो 12% का 5 साल के लिए एन्युटी फैक्टर आपको चाहिए. 1 डिवाइड बाय 1.12 इज इक्वल टू 2345 GT. ये वैल्यू आता है 3.605. Similarly on the other hand 692,500 into 3.605 5,9,571,500 into 3.605. Keep noting guys. 20,60,258 24,96,463 and the PVCO is 20 lakh and 25 lakh. इसके बाद लगा देंगे PI का फॉर्मूला, that is PVCI upon PVCO. 206,0258 upon 20 lakh, and on the other side 24,96,463 divided by 25 lakh. ये आता है बेटा 1.03 and the other value should be 0.99. yes 0.99 है. आपका मन करेगा 1 करने का, लेकिन 1 उसको मत कीजिएगा, क्योंकि 1 करने का मतलब होगा कि हम इस केस में इनडिफरेंट है, जबकि ऐसा नहीं है. यू कैन क्लियरली सी जो इनका PVCI है वो PVCO के मुकाबले कम है, यानी कि अगर आप NPV निकालने जाओगे तो इसका NPV नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब प्रोजेक्ट रिजेक्ट होना चाहिए. तो यहां पर आपको 0.99 देखकर लगेगा यार 1 ही लिख दो, लेकिन 1 आपने लिखना नहीं है. नोट कर लीजिए बेटा इसे. और यहां पर एक बार रैंकिंग भी अलॉट कर दें. साथ ही साथ रैंकिंग वी नो इट्स हायर द बेटर चलता है. क्या स्पेलिंग चल रहे हैं आजकल रैंकिंग के? फर्स्ट रैंक टू मशीन P एंड द सेकेंड रैंक टू मशीन Q. प्लीज नोट इट गाइज.